वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण परिस्थिति की क्लास हम लोग लेके चल रहे थे। इसमें हम प्रदूषण को चैप्टर को कवर कर रहे थे। हमने विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को बड़ा डिटेल में समझा है। मैंने आपको बोला कि प्रदूषण बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम लोग समुद्री ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और अनेक प्रकार के विविध प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पर्यावरण और परिस्थिति क्लास है, अब मुश्किल से 3 या 4 क्लास में हमारा पूरा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा। तो आपका ये जो हमारे साथ जर्नी रही है पर्यावरण परिस्थिति वाली, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, तो बिना समय व्यर्थे आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहला प्रश्न है हमारा समुद्री प्रदूषण से। ठीक है, समुद्री प्रदूषण वर्तमान में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अनुसंधानों में एक बात सामने आई है कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित करना वहां के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खराब कर रहा है। जैसे प्रवाल विरंजन, जैसे कोरल ब्लीचिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो या फिर ऐसे हानिकारक सवाल प्रपुष्ट उनके हानिकारक सवालों की वृद्धि हो जाती है। बहुत ज्यादा हमारा जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है पूरी तरह से नुकसान, डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसे समुद्री प्रदूषण कहा जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा बना हुआ UPSC 2011 का प्रश्न है ये। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता चिंता व्यक्त की गई है। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, पहला है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रभाव प्रस्ताव। ठीक है, तो जैसे पोषक तत्व नदियां अपने साथ बाहर लेके आती हैं, तो वो क्या होता है, सीधा समुद्री जल में समुद्र के जल मिल जाता है। और पोषक तत्व जब समुद्री जल में मिलते हैं तो वो अनेक प्रकार के सवालों को जन्म देता है। कुछ अच्छे सवाल भी होते हैं, जो कुछ हानिकारक सवाल भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मानसून में भूमि से जलवा। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भूमि का जो जल कटाव होता है मानसून के कारण, और वो मिट्टी के पोषक तत्वों को साथ बहा के ले जाता है, वो भी कारण है उसका। और दूसरा है समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है, समुद्री जलों का जब बहुत ज्यादा आपका ज्वार भाटा आदि से आने से पोषक तत्व जो हमारे समुद्री तट से उससे कट के समुद्र मिक्स होते हैं, जिससे यह हानिकारक सवाल प्रस्फुटन होता है। तो ये भी सही है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो UPSC का प्रश्न था, थोड़ा सा इसमें हमें चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, तो वर्ष 1948 में, ठीक है, वर्ष 1948 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है, इसे कहां पर बनाया गया? इसे बनाया गया लंदन में। ठीक है, लंदन में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? ठीक है, ये भी आपका UPSC का प्रश्न है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन इसका कहता है कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, प्रवाल वित्ती की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा, कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप प्लवकी होते हैं, उनकी उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, चौथा, मेघ भीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, ये गलत हो जाएगा। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ने से ये चीज नहीं होती है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन 1, 2 और 3 ही ठीक रहेंगे। ओके, अब कुछ हम ध्वनि प्रदूषण से बातें करेंगे। तो अब ये देखिए, कुछ ध्वनि के स्रोत हैं और किस प्रकार ये प्रदूषण करते हैं, उनको हम समझेंगे। देखिए, कुछ आपके सामने कोई डाटा रखा हुआ है। पत्तियों को जो सरसराहट होती है, ध्वनि को बेसिकली डेसिबल में नापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, तो देखिए, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहा जाता है। और इसके विपरीत अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को, वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो जैसे फुसफुसाहट हो रही है, 30 dB हो गया। कमरे शांत, कार्यालय की ध्वनि 40 dB। ठीक है, सामान्य बातचीत के समय ध्वनि 60 dB। इस प्रकार से चीजें होती है। सर्वाधिक जो होता है जेट इंजन की आवाज से होता है। जेट प्लेन को उतरना 150 dB और रॉकेट इंजन 180 dB। ठीक है, तो ये चीजें होगी ध्वनि के बारे में। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्न में से बातें कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि रॉकेट इंजन में सर्वाधिक होता है। ठीक है, लेकिन अभी इनमें ऑप्शन बात करें तो पहला आपका उत्तर हो जाएगा जेट उड़ानों से सर्वाधिक होता है। कितना होता है जेट उड़ानों से? तो ये होता है 120 जेट उड़ानों की आवाज से, और उतरते समय 150। ठीक है, तो आप 120 याद और 150 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? जैसे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 dB
होता है, ठीक। और सामान्य बातचीत आपको पता है 60 dB। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, ठीक है, ओके। ग्रीन मफलर का संबंधित किससे है? तो ग्रीन मफलर क्या होता है? ये ध्वनि प्रदूषण संबंधित है। जैसे आपके रोड के दोनों ओर आपको देखो, रोड के बीचों बीच जो वृक्ष लगा दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन वृक्षों से टकरा कर ध्वनि क्या होती है? वापस लौट जाती है, तो ध्वनि प्रदूषण थोड़ा कम हो जाता है। तो ये बेसिकली ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण संबंधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये मृदा प्रदूषण संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो उर्वरक का अधिकतर प्रयोग से क्या हो जाता है? मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फॉरेट और ट्राईएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ठीक है, तो ये रसायन किस रूप में किए जाते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, ठीक है, कृषि आपके ये कीटाणुनाशक आदि के रूप में किया जाता है। कीटनाशक, पीड़ कीटनाशक नहीं थे, कीटनाशी होगा, पीड़ा पीड़ा कीटनाशक, आप कीटनाशी कह सकते हो, ठीक है, ये कीटनाशी, ठीक, ओके। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, इन कथनों पर विचार करना है। दूसरा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। और तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दो कथन है, एक कारण है, एक कथन है, एक कारण है। हम समझना है कि कथन सही है, कारण सही है, या दोनों सही है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मृदा प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। जो आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाता है। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित हमारे कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है, इनको देखते हैं। छोटे छोटे प्रश्न थे, छोटे छोटे टॉपिक था, उनको हमने सबको क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किससे बनी होती हैं? तो ये जो बनी होती हैं ये पॉलीमर से बनी होती हैं, इसलिए इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा? तो बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक को क्षय होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, अब ये जो आ रहा है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये रेडियोधर्मी या गैसीय प्रदूषण संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक्स रिसाव घटना हुई थी। ये कब हुई थी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ, इस चीज को याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, अब यहाँ पे एक चीज याद है, फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। जो गैस रिस गई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये यूक्रेन में हुई थी। वहां पर एक परमाणु रिएक्टर से रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ लीक हो गए थे, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी। तो ये हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना, ठीक है, ओके। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित इन कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो इनको कथनों को हम देख लेते हैं। तो पहला कथन है हमारा, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ठीक है। तो रेडियोधर्मी का जो ये इसका ये वाला संबंध है ना, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह ठीक है। यह कैंसर पैदा करता है, यह बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। नाभ की ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, तो क्या उनसे कौन सा कारक है? तो इसमें किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है अगर नाभ की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा होगा आपको, कि अगर आपको वायु प्रदूषण सोच रहे हैं, जल प्रदूषण सोच रहे हैं, या ध्वनि प्रदूषण सोच रहे हैं, तो एक प्रकार का ये ऊष्मीय कारक है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन का कारक हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको ये तीनों ऑप्शन सही लगने चाहिए। देखिए, नाभ की ऊर्जा वायु प्रदूषण भी कर सकती है, जल प्रदूषण भी कर सकती है, ऊष्मीय प्रदूषण कर सकती है, लेकिन हमारा इसको करेक्ट आंसर ऊष्मीय प्रदूषण ही होगा। अब कुछ जैव उपचार से संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। बायो रेमिडेशन इसको बोला जाता है, जैव उपचारों को, और इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो पहला है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, विषैले, जिनको टॉक्सिक प्रदूषण को पदार्थों को निकासन की प्रक्रिया होती है, जिसे जैव उपचार कहा जाता है, ठीक है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार यह प्रक्रिया होती है जैव उपचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ठीक है, यूरो मानक क्या होता है? बेसिकली आपको जो आपके हानिकारक प्रदूषण आपके वाहनों से निकलते हैं उनके लिए कुछ मानक डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें जो कौन कौन से आपके आपके वाहनों से नहीं निकलना चाहिए, फ्यूल की क्वालिटी किस प्रकार होनी चाहिए, इंजन किस प्रकार का होना चाहिए, तो उपयुक्त ये सभी, ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए, ना हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए, ना ही नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, ये वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यूरो सेकंड, ठीक है, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें होना चाहिए 0.05% या इससे कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरोनॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी गैस है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चारों गैसों में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी गैस है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए आप, ये एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वायु में ना घुलनशील नहीं हो पाता, जैसे जो हमारा फ्यूल होता है उसमें लेड मिला दिया जाता है, वो लेड वायु में घुलनशील नहीं होता, तो वो सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में एंट्री कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ये बड़ा प्रदूषक माना जाता है, तो लेड हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखते हैं हम लोग। शरीर में स्वास्थ्य अथवा खाने से पहुंचा सीसा या लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? पेट्रोल में तो बंद हो गया, अब शीशे का जो विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से रह गए? तो इसमें प्रगलन इकाइयाँ, ठीक है, प्रगलन इकाइयाँ जैसे घर के जो पेंट वगैरह हैं जो घरों की पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रगलन इकाइयाँ पेंट कहा जाता है। इनमें होता है शीशे की मात्रा असुरक्षित रूप से मिलाई जाती है। ठीक है, तो यूपीएससी की हिंदी अब थोड़ा टफ होती है। ठीक है, दूसरा पेन कलम पेंसिल ये गलत है। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तीसरा पेंट, ठीक, ये बिल्कुल सही है। और ये केस टेल्स प्रसाधन सामग्री ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके प्रगलन इकाइयाँ और पेंट। ठीक है, तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, 1 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है पारा से मीन माता रोग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मीन माता है जापान में एक जगह है जहाँ पर मछलियों को पारे में विषाक्तता हो गई थी, उन मछलियों के कारण मीन माता रोग बहुत ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, दूसरा कैडमियम इटाई इटाई रोड बिल्कुल ठीक है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी बिल्कुल ठीक है। फ्लोराइड आयन ये अपच नहीं होगा, इससे क्या होता है दांतों की बीमारी जैसे फ्लोरोसिस कहा जाता है वो हो जाता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त और उपभुक्त पदार्थ उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। ठीक है, तो ये तीन तीन दिए गए जोड़ा गया है। तो हमारे जो पदार्थ होते हैं जैसे लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो हमें इनको देखना है और देखना है कौन से युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो लिपस्टिक में शीशे की मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा शीतल पेय, तो हम जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या है? ब्रोमिनित वनस्पति तेल। ठीक है, तो ये जो वनस्पति तेल है ब्रोमिनित करके ये पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चाइनीज फास्ट फूड ये आप ध्यान रखिए क्योंकि आप जरूर खाते होंगे, तो इसमें क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, ये होता है जो स्वाद बढ़ाने के काम में आता है, लेकिन ये एक तरीका का आप प्रदूषक ही माना जाता है इसको। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो इसको अवॉइड करिए, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने प्रयास की तरफ। क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न सेम, वायु प्रदूषक और उससे प्रभावित अंगों की अगर बात करें, हमें मैच करना है, इनको हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका एस्बेस्टस धूल है। ठीक है, तो एस्बेस्टस धूल से क्या प्रभावित होगा? आपका प्रभावित होगा फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित हो जाता है एस्बेस्टस धूल से। दूसरा है शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, पारा से क्या प्रभावित होगा? आपका उदर उदर मतलब पेट प्रभावित होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड से आपकी ब्लड सेल्स, ब्लड रक्त धाराएं। ठीक है, तो ये आपका हमने इस प्रकार इसको मैच कर दिया है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सही, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषक है और उनके प्रभावों को देखते हैं, जैसा भी हमने देखा था क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, इनको आप तैयार करिएगा। इसी यही प्रदूषण के बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करना चाहिए, ये क्या किसको प्रभावित करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये करेगा लीवर किडनी को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं हम लोग, लीवर किडनी को क्षति पहुंचाएगा। दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कैंसर के कारक हैं। धूलकण श्वास संबंधी रोग के कारण है। और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में सुमेलित हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे भारत में इस्पात उद्योग है उसमें कौन कौन से प्रदूषण मुक्त किए जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों के चारों मुख्य प्रदूषक हैं जो विमुक्त किए जाते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको फंसेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार के फेवरेट प्रश्न बनते हैं हमारे उत्तराखंड स्टेट एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आएगा 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहे, याद है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ विविध प्रकार के प्रश्न, इनको खत्म करते हैं क्योंकि आज हमारा प्रदूषण वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा कुछ, लेकिन जल्द से अभी कुछ हमारी चीज़ें बची रहेंगी, उनको अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है। ठीक है, तो एस्बेस्टस, डीडीटी एवं प्लास्टिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, और खाली जैविक रूप से अपघटित होने वाला कौन सा है, ये है मल। ठीक है, तो ये अपघटित नहीं होते। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरसों के प्रयोग का उत्पादन बढ़ाने के लिए या उसके अपमिश्रक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो ये बोला जाता है आर्जीमोन के बीज। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आर्जीमोन के बीज। ठीक है, अगला देखते हैं। इंसिनेटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक है, ओके, और आजकल इंसिनेटर का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, जैसे सैनिटरी नैपकिन पैड वगैरह होते हैं, उनको जलाने आदि के लिए बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीय शब्दों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये किसके संदर्भ में किया गया है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए जो ठोस अपशिष्ट होता है उसके निपटान के लिए नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक जैसे ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अपशिष्ट है ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये उसका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, अब है हमारे सामने प्रश्न एक बड़ा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो कुछ घटनाएं हैं और ये उनके संबंधित यौगिक दिए गए, इन्हें हमें मैच करना है और मैच करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो अम्ल वर्षा का जो सीधा सीधा संबंध हो जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, दूसरा प्रकाश रासायनिक धुंध। ठीक है, तो ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, ये तो हम अच्छे जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये हमने आपस में मैच कर दिए, एक बार फिर से मैच कर देते हैं अगर हम कोई डाउट है तो। ठीक है, अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी का प्रश्न है और आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है ना पक्षाभ मेघ के विरलन तकनीक, ठीक है, तो ये किस लिए दिया जाता है, ये भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होगा मेघ वाली रात्रि गर्म होती है और साफ आकाश वाली रात्रि ठंडी होती है, तो ये भू तापमान को कम करने के लिए, क्योंकि वो पृथ्वी से विमुक्त ऊर्जा को वापस मेघ लौटने नहीं देते, तो ये उनको विरल करने के लिए ये सलाह दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा प्रयास, जिसमें हम लोगों ने समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा रेडियोधर्मी, प्लास्टिक प्रदूषण आदि को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल संरक्षण की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसमें गंगा संरक्षण आदि आएगा और विभिन्न प्रकार के जो अधिकरण हैं, नियम हैं, उनको हम समझेंगे। और मुश्किल से मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ 3 से
2 या 3 से 4 क्लासें में हमारा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, जो आपका आगामी 19 तारीख को एग्ज़ाम है पर्यावरण पर्यवेक्षक का, उससे पहले पहले ये समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।